मेरा एनटीए वालों से एक ही सवाल है। आपको पूरे साल में नीट के लिए एक ही पेपर बनाना होता है। उसमें आप ऐसा पेपर बनाते हैं जिसमें डिजर्विंग कैंडिडेट जो होता है वो रह जाता है, उसको बड़ा लॉस महसूस होता है क्योंकि आपने पेपर जो है इस तरीके का बनाया है। उसके बाद भी आप पेपर के अंदर इतने सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन डालते हैं। अब लोग जो है अलग अलग कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कोई ऑप्टिक्स के सवाल की बात कर रहा है, कोई एसएचएम वाले क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, लेकिन जो रियल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है उसकी बात काफ़ी कम लोग कर रहे हैं। 100 में से कोई एक जना उसकी बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन भी कंट्रोवर्शियल है, इसकी वजह से भी काफ़ी बच्चों को नुकसान हो सकता है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन ये था सिग्निफिकेंट फिगर का। नीट 2026 में क्वेश्चन आया था। सिग्निफिकेंट फिगर में आपको एक क्यूब के लिए मेटेलिक क्यूब का मास दिया हुआ था, उसकी साइड आपको दे रखी थी, फिर आपको उस मटेरियल की डेंसिटी कैलकुलेट करनी थी सिग्निफिकेंट फिगर को कंसिडर करते हुए। ठीक है जी। अब इसका सॉल्यूशन अगर अपन देखेंगे तो वॉल्यूम जब आप कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम तो क्यूब का वॉल्यूम साइड का क्यूब, साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आपको वॉल्यूम ये मिलेगा। फिर डेंसिटी का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम, आपको फाइनली ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब इसको आपको सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से सेट करना रहेगा। जब हम इन दो चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं तो मास के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 है और लेंथ के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। फाइनली आपको इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में सेट करना है। तो इसमें 3 टाइप के बच्चे हैं, 3 अलग अलग तरीके से बच्चों ने क्वेश्चन को अप्रोच किया है। पहला बच्चा जिसने ज़्यादा नहीं सोचा, सीधा सीधा कि ये जो वैल्यू है 7.654, ये जो है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो आगे वाली डिजिट को मैं 1 से बढ़ा देता हूँ। 1 से बढ़ाया, ये 7.7 बना दिया, 7.7 बना दिया और आगे बढ़ गया। बिल्कुल सही है, उसने अपने हिसाब से बिल्कुल सही किया। लेकिन एक बच्चा जो एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से फॉलो करता है, एनसीईआरटी की लाइंस को बारीकी बारीकी से पढ़ता है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करता है। क्यों? क्योंकि नीट वाले, एनटीए वाले, सुप्रीम कोर्ट किसको मानता है? एनसीईआरटी की लाइन को मानता है। तो वो बच्चा एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर देना ज़्यादा सेफ महसूस करता है। तो वो उस बच्चे ने क्या किया? उस बच्चे ने एनसीईआरटी फॉलो की। कह रहा है सर ये आंसर आया, ये आंसर आया, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। सबसे पहले मैं इस लास्ट डिजिट को हटाता हूँ। 3 है तो आगे 4 का 4 पड़ा रहेगा, फिर 4 को हटाऊंगा, 4 है, 5 से छोटी वैल्यू है तो सेम रहेगा, चेंज नहीं करूंगा। फिर बचा 5। अब 5 जब आता है तो एनसीईआरटी कहती है कि प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करो, इवन है तो सेम पड़ी रहने दो, ओड है तो 1 बढ़ा दो। इवन है इसलिए सेम पड़ी रहने दी, मैंने ये आंसर दे दिया। और आपने ऑप्शन में 7.6 भी रखा, आपने ऑप्शन में 7.7 भी रखा। अगर इतना ही टफ पेपर बनाना था, इतना ही कंफ्यूजिंग पेपर बनाना था, तो बच्चे की नॉलेज चेक करते, किस डेप्थ पे बच्चे ने पढ़ा है वो चेक करते। एक साइड तो आप खाली फॉर्मूले पूछ रहे हो, ग्राफ में आप एरर दे रहे हो, ग्राफ सही से बना के नहीं दे रहे, डेफिनेशन आप सही से बना के नहीं दे रहे। अगर आप किसी दूसरे क्वेश्चन में एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो इसमें भी एनसीईआरटी फॉलो करिए। तो उस बच्चे के हिसाब से आंसर ये आना चाहिए 7.6। ठीक है, जो कि सही है। एनसीईआरटी में ये सब लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में 5 के आगे कुछ है तो उसका कोई रूल नहीं है। तो बच्चा क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप राउंड ऑफ करता है। बिल्कुल सही बात है, स्टेप बाय स्टेप राउंड ऑफ करेगा, आगे चला जाएगा। एनसीईआरटी में रूल इतने ही दे रखे हैं, एनसीईआरटी के रूल के हिसाब से वो चलेगा। एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है कि 5 आए तो देखना है, आगे इवन है तो नो चेंज, ओड है तो 1 बढ़ा देना है। एनसीईआरटी के हिसाब से चला। ये नई वाली एनसीईआरटी है, नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से सारी एनसीईआरटी में से लिखा हुआ है। अब इसके अंदर एक बच्चा और है, वो कहता है कि सर मैं पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा, वॉल्यूम ये आया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करेंगे तो ये इस तरीके के बन जाएगा 7.29 इंटू 10⁻⁻⁴। अब क्योंकि मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसके आंसर के अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। यहाँ अपन कंसिडर करते नहीं है, तो यहाँ 3 है तो ये इसको राउंड ऑफ करेगा, 7.3 बना देगा। जब ये वॉल्यूम की इस वैल्यू को यूज़ करेगा तो यहाँ पे तो ये आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आंसर आपको देखने को मिलेगा। अब इसको आप राउंड ऑफ कर लीजिए, इसको राउंड ऑफ करने पर अगेन 7.6 इंटू 10⁻³ मिलेगा। ठीक है, अब इस बच्चे का आंसर भी 7.6 आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये सही नहीं है। मतलब इसका प्रोसेस सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर सही आ जाएगा, इसका प्रोसेस सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी कहती है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में मल्टी स्टेप है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो एंड ऑफ द कैलकुलेशन में ही कंसिडर करने हैं, बीच में आपको कंसिडर नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये वाला तरीका सही नहीं है, ये वाला तरीका सही नहीं है। अब पहले दोनों स्टूडेंट को सही बोला जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही क्योंकि 100 में से 95 बच्चों ने ये कर दिया, ये कर दिया, कोचिंग ने भी आंसर किया, में ये लिख दिया। लेकिन इस स्टूडेंट के बारे में क्या, एक सवाल गलत होते ही 5 नंबर का फर्क पड़ता है। सिलेक्शन जो है एक एक नंबर पे भी डिपेंड करता है। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप पूरे साल में एक पेपर बना रहे हो, उसको अच्छे से बनाइए, उसके सॉल्यूशन खुद करके देखिए, उसके बाद पेपर जो है नीट वाले बच्चों को दीजिए। इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।